नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में, जहां पर हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। और जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है कॉन्करेंसी। तो लास्ट लेक्चर तक हमने देख लिया था कॉन्करेंसी की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, लेवल ऑफ कॉन्करेंसी क्या होती है, और साथ ही साथ हमने देखा था कि कैटेगरी ऑफ कॉन्करेंसी क्या होती है। और इसके साथ ही साथ हमने ये पढ़ा था कि हम कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो अभी तक आपने अगर मेरे लास्ट लेक्चर्स नहीं फॉलो किए हैं तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर्स आप देखें, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है क्या है, टास्क। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो, जैसा कि लास्ट लेक्चर तक हमने ये देख लिया था कि एक प्रोग्राम जो है उस प्रोग्राम को हम डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ पार्ट्स के अंदर, और ये जो नंबर ऑफ पार्ट्स आपके हैं ये इंडिविजुअली रन हो रहे हैं। और कैसे रन हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली, मतलब एक दूसरे का लेना देना है बट इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमने पहले बात कर चुके हैं कि इन प्रोग्राम के टर्म्स में इसको हम सब प्रोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि एक पार्ट है किसका, प्रोग्राम का। साथ ही साथ हम इसको क्या भी बोल सकते हैं, थ्रेड भी बोल सकते हैं, टास्क भी बोल सकते हैं। टास्क क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअली टास्क जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और लेना देना कब तक नहीं है, जब तक कि हम कोई शेयर वेरिएबल की बात नहीं करते। जब हम शेयर वेरिएबल की बात करेंगे, जब इनके बीच में हम कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेंगे, और अगर हम शेयर वेरिएबल की बात नहीं कर रहे हैं तो इनके बीच में हमको कम्युनिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको शेयर वेरिएबल तो यूज़ करना ही पड़ेगा। ये आपको लास्ट लेक्चर से समझ में आ गया होगा। वो क्यों, क्योंकि एक प्रोग्राम को हम सीक्वेंस में जब एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका जो हमको आउटपुट चाहिए वो आउटपुट सेम होना चाहिए इन सभी के। वो क्यों, जैसा कि हमने बोला था लास्ट लेक्चर में भी कि हम इनको किसी भी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करें, हमको ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। हमको तो क्या ही चाहिए, आउटपुट हमारा सेम चाहिए। तो देखो, आउटपुट सेम कब आएगा, जब ये एक दूसरे से कम्युनिकेशंस करेंगे। अगर ये एक दूसरे से कम्युनिकेशंस नहीं करेंगे तो आउटपुट सेम किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता। तो अभी इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम्स यहाँ पर हम इसको बोलेंगे क्या, टास्क। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारे इंडिविजुअल टास्क है ये एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और कहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, किसी भी प्रोसेसर पर एग्जीक्यूट हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब ये टास्क को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये केवल दो तरीके से कम्युनिकेशंस कर सकते हैं एक दूसरे से, या तो ये शेयर वेरिएबल का यूज़ करेंगे और या तो फिर ये कोई मैसेज पासिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे। सर ये क्या होता है, तो सबसे पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहूँगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो, डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि टास्क इज अ प्रोसेस और थ्रेड। जैसा कि मैंने बोला कि जो टास्क होंगे उसको आप थ्रेड बोल सकते हो। और प्रोसेस किस टर्म में बोल रहे हैं हम, ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म में, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा है कि कोई भी टास्क जब एग्जीक्यूट होता है तो इन टर्म ऑफ प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम कि टास्क इज अ प्रोसेस ऑफ थ्रेड रनिंग ऑन ईच प्रोसेसर। इसकी हमने बात करी है। अ टास्क कैन कम्युनिकेट विद अदर टास्क थ्रू शेयर वेरिएबल और मैसेज पासिंग। देखो, यहाँ पर मैंने दो चीज़ें लिखी है, शेयर वेरिएबल और मैसेज पासिंग। सर ये क्या होता है, शेयर वेरिएबल पर थोड़ी देर बाद आऊँगा। सबसे पहले बात करता हूँ मैसेज पासिंग पे। तो मैसेज पासिंग टेक्निक्स में आपने बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स का यूज़ किया होगा, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ फंक्शंस यूज़ किए होंगे आपने। सर कौन से फंक्शंस, हैंडलिंग फंक्शन, जिसके अंदर आपने बात करी होगी ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक, थ्रो ब्लॉक, जिसके अंदर क्या किया होगा आपने, कोई ना कोई मैसेज आपने पास किया होगा, उसको ट्राई किया होगा, उसको कैच किया होगा, उसको थ्रो किया होगा। तो बाय यूजिंग, अगर आप इनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहे हो और कोई मैसेज आपको पास करना है तो आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा, मैसेज पासिंग टेक्निक्स का, जिसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा हैंडलिंग फंक्शन का। हैंडलिंग फंक्शन क्या होती है आपने पढ़े होंगे, ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक, थ्रो ब्लॉक। और इसके अलावा बहुत से हैंडलिंग फंक्शन हमने यूज़ किए होंगे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से। अब बात करता हूँ शेयर वेरिएबल की। देखो, ये थोड़ा सा टिपिकल मामला है, क्योंकि ये आपने अलग अलग प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंगली शेयर वेरिएबल को अलग अलग तरीके से यूज़ किया होगा। फॉर एन एग्जांपल, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के अंदर शेयर वेरिएबल अलग होंगे हमारे पास में। म्यूचुअल एक्सक्लूजन तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिटिकल सेक्शन में आपने यूज़ किया होगा तो शेयर वेरिएबल अलग तरीके से यूज़ होंगे। अगर आपने इनको और दूसरे में यूज़ किया हो, जैसे कि अगर मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में फॉलो किया था डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, तो इस तरीके की नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखी होगी और उसमें आपने शेयर वेरिएबल का बिल्कुल यूज़ किया होगा। तो अब मैं जब शेयर वेरिएबल की बात करता हूँ तो अगर आप में से किसी के माइंड में ये आ रहा है कि सर शेयर वेरिएबल को हम सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से। सर ये क्या चीज़ आ गई, विदाउट प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन आप शेयर वेरिएबल का यूज़ नहीं कर सकते। वो क्यों, आपने सपोज आपके पास में ये, हम यहाँ बात करते हैं, सपोज ये T1, T2, ये T3, हमारे पास में 3 टास्क है।
अब देखो यहाँ पर आपको क्या पता कि आउटपुट क्या लाना है, ठीक है। अब आपने तो इंडिविजुअली टास्क के अंदर इनको डिवाइड कर दिया। अब ऑर्डर T1 T2 या फिर T3 हो या फिर T3 या फिर T2 T1 जो भी हो, ऑर्डर कोई भी हो सकता है। आपका काम किस पे चलेगा, शेयर वेरिएबल पे। आपको आउटपुट के अकॉर्डिंग किनको मैनेज करना है, शेयर वेरिएबल को। और शेयर वेरिएबल के लिए आपको यूज करना पड़ेगा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। वो क्यों? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन आपको ये बताएगा कि कब कौन सी प्रोसेस को सीपीयू देना है, कब कौन सी प्रोसेस से सीपीयू लेना है, मतलब कब कौन सी प्रोसेस को शेयर वेरिएबल अलॉट करना है, कब कौन सी प्रोसेस से शेयर वेरिएबल लेना है। तो ये सब काम आपको कौन बताएगा, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। मतलब ये कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थ्रेड की या फिर हम बात कर रहे हैं टास्क की, तो इन टास्क को मैनेज करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का। अब देखो इसकी बात मैं और बाद में करूंगा। अब यहाँ पर बात करता हूँ सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन की। तो सिंक्रोनाइजेशन आपको शायद ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ाया गया हो या ना पढ़ाया गया हो, यहाँ हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं तो सिंक्रोनाइजेशन दो तरीके का होता है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, एक होता है कॉपरेशन सिंक्रोनाइजेशन और एक जो होता है वो होता है कॉम्पिटिशन सिंक्रोनाइजेशन। सर ये दोनों क्या होता है, ये तो हमने पढ़े ही नहीं है। बिल्कुल अभी समझाने की कोशिश करता हूँ कि दो तरीके के सिंक्रोनाइजेशन का यूज करते हो और दोनों जो काम करते हैं बिल्कुल इनके नाम के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। वो कैसे? कॉपरेशन मतलब कहीं ना कहीं इनको कॉपरेट करना पड़ेगा और कंपटीशन मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर कंपटीशन की बात होगी। अब एक फॉर्मल डेफिनेशन के थ्रू जाता हूँ तो सबसे पहले बात करता हूँ कॉपरेशन की, कि क्या लिखा हुआ है कि इट इज रिक्वायर्ड बिटवीन टू टास्क व्हेन द सेकंड टास्क मस्ट वेट फॉर द फर्स्ट टास्क टू फिनिश एग्जीक्यूटिंग बिफोर इट में प्रोसीड। सर ये क्या बोल दिया? देखो क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से पढ़ता हूँ। इट इज रिक्वायर्ड बिटवीन टू टास्क व्हेन द सेकंड टास्क मस्ट वेट फॉर द फर्स्ट टास्क टू फिनिश एग्जीक्यूटिंग बिफोर इट में प्रोसीड। सर अभी भी समझ नहीं आया। सीधे सीधे रिलेट करता हूँ प्रोड्यूसर कंज्यूमर से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब आपने बात करी होगी क्रिटिकल सेक्शन की, तो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आपने एक प्रॉब्लम देखी होगी, क्या? प्रोड्यूसर कंज्यूमर, और इसको आपने सॉल्व किया होगा बाय यूजिंग सेमाफोर। तो अब यहाँ पे रिलेट करना चाहूँगा केवल इस डेफिनेशन को, कहीं से? प्रोड्यूसर कंज्यूमर से। अब देखो प्रोड्यूसर कंज्यूमर क्या बोलता है कि प्रोड्यूसर एक बार में कोई एक आइटम को प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूमर एक बार में किसी एक आइटम को कंज्यूम कर सकता है। मतलब कॉपरेशन हो रहा है यहाँ पे कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा तभी कंज्यूमर क्या कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है। ये तो हो गई एक डेफिनेशन। इसको दूसरे टर्म में अगर समझने की कोशिश करें तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो कंज्यूमर है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है किस पे, प्रोड्यूसर पे, कि भैया प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा तभी मैं क्या कर सकता हूँ, कंज्यूम कर सकता हूँ। मतलब कि कंज्यूमर अपने टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प ले रहा है किसकी, प्रोड्यूसर की। या इसको दूसरे टर्म में कहूँ तो ये बोल सकता हूँ कि कोई सेकंड टास्क किसी फर्स्ट टास्क की हेल्प ले रहा है अपने किसी भी एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को कंप्लीट करने के लिए। वही बात यहाँ लिखी हुई क्या कि इट इज रिक्वायर्ड बिटवीन टू टास्क प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स, द सेकंड टास्क मतलब कंज्यूमर मस्ट वेट फॉर द फर्स्ट टास्क मतलब प्रोड्यूसर टू फिनिश एग्जीक्यूटिंग बिफोर इट में प्रोसीड। तो दो तरीके के सिंक्रोनाइजेशन होते हैं। तो यहाँ पर भी सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन हो रहा है, कभी प्रोड्यूसर कभी कंज्यूमर, कभी कंज्यूमर कभी प्रोड्यूसर। तो फर्स्ट क्या बोलता है, कॉपरेशन करना है, मतलब कि दोनों टास्क के बीच में आपको कॉपरेशन को मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जब दो टास्क एक दूसरे से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेंगे तो उनके बीच में कॉपरेशन सिंक्रोनाइजेशन का आपको यूज करना पड़ेगा। अब सेकंड की बात करते हैं, कॉम्पिटिशन। देखो कंपटीशन क्या बोलता है कि इट इज रिक्वायर्ड बिटवीन टू टास्क। इस पे भी दो जगह आपको दो टास्क की जरूरत पड़ेगी। व्हेन बोथ रिक्वायर्ड यूज ऑफ सेम रिसोर्स दैट कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली यूज्ड। मतलब यहाँ से आपको सीधे सीधे ये समझ में आ रहा है कि दो टास्क किसी एक ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहे हैं या फिर एक से ज़्यादा ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहे हैं जिसको हम साइमल्टेनियसली यूज नहीं कर सकते। सर ये क्या बोल दिया? चलो इस प्रॉब्लम को हम सीधे सीधे रिलेट करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपने पढ़ा होगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, जहां पर क्रिटिकल सेक्शन को सॉल्व करने के लिए तीन मैंडेटरी कंडीशंस आपके पास में होती है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंड एंड वेट। तो ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर मैं केवल बात करता हूँ किसकी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये बोलता है कि सपोज आपके पास में ये क्रिटिकल सेक्शन है और ये T1 T2 और ये आपके पास में तीन टास्क है। अब ये तीनों टास्क इस क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए वेट कर रहे हैं।
ठीक है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये बोलता है कि भैया केवल एक बार में एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है। मतलब इन तीनों को एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा और जो इन तीनों में से इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देगा वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा। ये कौन बोलता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। फिर से बता रहा हूँ कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या बोलता है कि आपके पास में नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, नंबर ऑफ प्रोसेसेस में से केवल वही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगी जो कि कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है। देखो आप नंबर ऑफ प्रोसेसेस जाने के लिए वेट करिए कहाँ पर? क्रिटिकल सेक्शन में। और यहाँ पर भी क्या बोला हुआ है? देखो रिक्वायर्ड द यूज ऑफ सेम रिसोर्स। तो इस रिसोर्स का वेट कर रहे हैं कौन? ये नंबर ऑफ प्रोसेसेस और अपने टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसको हम साइमल्टेनियसली यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो सीधे सीधे यहाँ से म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको समझ में आ रहा होगा। कंपटीशन, तो ये दो तरीके के सिंक्रोनाइजेशन हम यूज करते हैं कहाँ पर? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर। देखो अब ये तो बात हो गई सिंक्रोनाइजेशन की। अब वापस आ जाते हैं कहाँ पर? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पे। अब जब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पे हम आते हैं तो यहाँ पर जब हम शेयर वेरिएबल की बात करते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम जनरेट होती है, वो उसको बोलते हैं हम रेस कंडीशन। आपने पढ़ा होगा क्या होती है? रेस कंडीशन। कब होती है? जब हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की बात हम कब करते हैं? जब हम शेयर वेरिएबल की बात करते हैं। तो जब भी हम शेयर वेरिएबल का यूज़ करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमको ये समझाता है कि अगर आप शेयर वेरिएबल का यूज़ करोगे तो आपको नंबर ऑफ लिमिटेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे? कि यहाँ पर सबसे पहले एक प्रॉब्लम्स आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेस कंडीशन। देखो वो क्या होती है। अब इसको मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा प्रोसेस से। आप प्रोसेस से समझ जाना कि थ्रेड और प्रोसेस अभी हमारे पास में क्या है? थ्रेड बोले, प्रोसेस बोले या फिर टास्क बोले, तीनों क्या है? एक ही चीज़ है। सपोज आपके पास में नंबर ऑफ प्रोसेस है P1, P2, P3 और P4। नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है उनके लिए हमने एक कंडीशन लगाई है क्या? कि रीड करेंगे आई को। सपोज एक प्रोग्राम बना रहे हैं हम, रीड करेंगे आई को, उसके बाद में क्या करेंगे? आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 करेंगे और राइट कर देंगे आई को, आई को। बिल्कुल एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है। क्या किया कि रीड किया आई, ठीक है, आई को आई प्लस 1 किया और क्या कर दिया? राइट कर दिया आई को। कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस है? 4 नंबर ऑफ प्रोसेस हैं, P1, P2, P3 एंड P4। अब देखो ये सारे के सारे एक शेयर वेरिएबल किसको यूज़ कर रहे हैं? आई को। मतलब इन सभी प्रोसेस के लिए अभी शेयर वेरिएबल कौन है? आई। आई का यूज़ हो रहा है, इस प्रोग्राम में यूज़ हो रहा है। सबसे पहले P1 आया, P1 ने क्या किया? रीड किया आई को। आई की सपोज इनिशियल वैल्यू अभी हमारे पास में क्या है? 0। रीड किया आई को, आई की वैल्यू कितनी मिली? 0। आई को आई प्लस 1 किया तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 1। और राइट कर दिया आई को, तो अभी आई की फाइनल वैल्यू हमारे पास में क्या हो गई? 1। ये हमारा मेन डेटाबेस है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पे कौन है? P2 आई। P2 ने रीड किया आई को, आई की वैल्यू कितनी मिली? 1। ठीक है, आई को आई प्लस 1 किया, मतलब आई प्लस 1, 1 और 1 कितना हो गया? 2। और वापस क्या कर दिया? राइट कर दिया क्या? 2 हो गया। आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब हमारे पास में सपोज P3 है। P3 ने रीड किया आई की वैल्यू को, आई की वैल्यू कितनी मिल गई उसको? 2। आई की वैल्यू आई प्लस 1 किया तो यहाँ पर कितना हो गया? 3। और जैसे ही वो राइट करने जा रहा था यहाँ पर प्रोसेस प्रिम्प्ट हो गई। अब ये मत पूछना सर प्रिम्प्ट का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में आप सब पढ़ चुके होंगे कि प्रिम्प्ट हो गई मतलब यहाँ पर कोई बग आ गया और ये वाला स्टेटमेंट अभी रन ही नहीं हुआ। यहाँ पर आप प्रिम्प्ट को आप सीधे सीधे समझ सकते हो क्या? कि यहाँ पर कोई बग आ गया और अभी राइट वाला स्टेटमेंट हमारा रन नहीं हुआ। तो अभी यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है? 2। होना कितनी थी? 3। बट अभी यहाँ पर क्या हो गया? बग आ गया और इसके कारण से आई की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई। कहाँ पर? डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद में P4 आया। P4 ने रीड की आई की वैल्यू कितनी मिली उसको? 2। आई प्लस 1 किया, कितना हो गया? 3। और उसने क्या कर दिया? राइट कर दिया कहाँ? डेटाबेस में। आई की फाइनल वैल्यू कितनी मिली? 3। चारों प्रोसेस रन करने के बाद में आई की फाइनल वैल्यू कितनी मिली? 3। लेकिन आप नोटिस करो कि जब 4 प्रोसेस हो गई थी तो जब P4 पे आया था तब आई की वैल्यू कितनी होना थी? 4। लेकिन एक प्रोसेस ऐसी थी जिसके कारण हमको यहाँ पर प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। और कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा? रेस कंडीशन। रेस कंडीशन ये बोलती है कि डिफरेंट एग्जीक्यूशन सीक्वेंसेस से आपको डिफरेंट रिजल्ट मिल सकते हैं। रेस कंडीशन क्या बोलती है?
डिफरेंट डिफरेंट एग्जीक्यूशन सीक्वेंस से आपको डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट मिल सकते हैं। वो कैसे कि अभी हमने इस वाले फॉर्म में इसको एग्जीक्यूट करा, सपोज इसको हम इस तरीके से भी एग्जीक्यूट कर सकते थे, P1 P3 P2 सपोज P4 हो गया। अगर इस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करते हैं और इनमें से कोई एक प्रोसेस प्रिंट हो जाती तो रिजल्ट कुछ और होता, ठीक है। तो मतलब ये होगा कि रेस्ट कंडीशन ये बोलती है कि जब भी हम शेयर वेरिएबल का यूज़ करते हैं तो जितनी भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस होती है तो अगर उनका डिफरेंट डिफरेंट एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है तो यहाँ पर आपको रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट मिलने वाले हैं। ये कौन बोलता है? रेस्ट कंडीशन। ये तो एक कंडीशन है। इसके अलावा आपको 17 यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब हम बात करते हैं शेयर वेरिएबल की। तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी हम कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग करते हैं तो कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग करना इतना ईजी नहीं होता है। यहाँ पर केवल और केवल डिफिकल्टी कहाँ पर आती है? जब हम बात करते हैं थ्रेड को मैनेज करने की या फिर हम टास्क को जब मैनेज करते हैं और इन टर्म्स ऑफ शेयर वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि हमको आउटपुट क्या चाहिए? सेम। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने बात करा कि सिंक्रोनाइजेशन और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। देखो अब इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम एक टास्क को या प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे, सपोज ये नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं हमारे पास में, और जब हम इनको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोसेस स्टेट डायग्राम की। सर ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं तो प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करना मतलब कि कब कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, कब कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है शेड्यूलर के ऊपर। अब शेड्यूलर क्या होता है इसकी भी बात मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा कि शेड्यूलर्स की हम बात करेंगे, जिसमें हम ये बात करेंगे कि कौन कौन से शेड्यूलर होते हैं और कब किसका काम होता है। जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा कि 3 तरीके के शेड्यूलर होते होंगे, एक होता है मीडियम टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। तो इन शेड्यूलर की हम बात करेंगे और इस शेड्यूलर के थ्रू हम समझेंगे कि कब कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, कब कौन सी प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा और कब कौन सी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना पड़ेगा। तो धन्यवाद।